बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउडस्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हमने कृषि विज्ञानी डॉक्टर श्वेता सिंह को आमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि हम ऋषि कृषि श्रृंखला में कृषि के एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं, तो आज हमने डॉक्टर श्वेता सिंह को आमंत्रित किया है। डॉक्टर श्वेता सिंह महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र पीपीगंज गोरखपुर में कृषि वैज्ञानी हैं और पिछले 4 साल से ये काम कर रही हैं। इस समय सरकार का फोकस इस बात पर खास तौर से है कि किसान परंपरागत खेती से उनको वो फायदा नहीं मिल पाता जितने फायदे की उनको दरकार होती है, तो कैसे अपने उत्पाद का वो बेहतर एक व्यावसायिक प्रयोग करके उसको कैसे दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसका क्या लाभ ले सकते हैं, उसमें क्या नई तकनीक आई है, किसानों को कैसे इस मामले में सरकार प्रशिक्षित कर रही है, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इन सारे बिंदुओं पे जो आपके मन में सारे सवाल हैं, जिज्ञासा है, उसका समाधान हम डॉक्टर श्वेता सिंह से कराएंगे। ये आपको जानकारी देंगी। तो डॉक्टर श्वेता सिंह जी, लाउडस्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छी चर्चा की कल, जो आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा कि बहुत समय से ये बात चली आ रही है कि किसान को उनकी लागत जो लगती है उसके अनुसार से उसको फायदा नहीं मिल पाता है। हाँ सर। और अब जो है सरकार का फोकस इस बात पर है कि उसको कैसे दूसरे विकल्प दिए जाएं कि वो गेहूं धान की परंपरागत खेती के बजाय उनसे कुछ बेहतर करके कैसे अपनी आय बढ़ा सकता है। तो इस बारे में जरा सा आप फोकस करें, प्रकाश डालें कि हमारे जो किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको नई जानकारी मिल सके। जी बिल्कुल। आज देखिए, आज का जो समय है अब जो परंपरागत खेती हमारी होती थी, आज हम जितनी ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं खेती से उतनी कर रहे हैं। मतलब खेती योग्य भूमि कम हो गई है, फिर भी उपज पर्याप्त है। लेकिन आज भी किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, क्योंकि उनकी उतनी आर्थिक उन्नति नहीं है जितनी वो चाहते हैं, या सरकार जितना चाह रही है, प्रयास कर रही है आय दुगना करने के लिए, बाकी चीजों के लिए। मगर आज भी ये कहीं ना कहीं है कि किसानों को अभी और उन्नति की जरूरत है, कि किसान अभी भी बहुत वेल इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरत है कि अब वो जो भी उगाते हैं, चाहे वो धान गेहूं है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो मोटा अनाज है, वो जिस चीज की भी खेती कर रहे हैं उसके उत्पाद बनाना शुरू करें। और इसके लिए सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है या हमारी केंद्र की सरकार है, इसके लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, हर तरह से मोटिवेट कर रही है किसानों को। हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा बहुत से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि किसान अपना कुछ उत्पाद बनाए। इसके लिए जैसे कि अगर कोई धान गेहूं, ज्यादातर किसान जो है वो धान गेहूं का ही 2 फसल अपना लेते हैं साल में, तो अगर उनके पास ज्यादा फसल होती है तो कम से कम आधी फसल को वो इस तरह से प्रयोग करें कि गेहूं का अगर उगा रहे हैं तो गेहूं ना बेचें, गेहूं की बजाय वो गेहूं से सेवई बना लेंगे, आटा बनाए, मैदा बनाए या कुछ और प्रोडक्ट बना करके दलिया बनाएं, इसको बेचें। और इसको छोटे लेवल से वो शुरू करें कि बहुत ज़्यादा नहीं। आजकल कृषि यंत्रीकरण पे भी बहुत अच्छी सब्सिडी मिल रही है, बहुत छूट मिल रही है किसानों को। एफपीओ का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से किसान, भारत सरकार उनको हर तरह से कर रही है कि नहीं, आप अपना उत्पाद बनाइए। और बिना उत्पाद बनाए कभी भी किसान बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, 1 किलो आलू हम लोग बहुत ज़्यादा तो 25-30 रुपये का खरीदते हैं, लेकिन जो हम लोग चिप्स खरीदते हैं 5 या 10 रुपए का, वो 50-100 ग्राम भी नहीं होता है। तो वो 1 आलू का भी चिप्स नहीं होता है। तो जब वो आलू उगाने वाला किसान खुद चिप्स बनाना शुरू करेगा तब वो इकोनॉमिकली वाकई आगे बढ़ पाएगा। तो मैम, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इस दिशा में जैसे मान लीजिए कोई किसान है और गेहूं का उसका अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन आप उसको दलिया बनाना है। हाँ। तो फिर दलिया बनाने उनको कोई ट्रेनिंग, क्या गवर्नमेंट की ओर से कोई ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या किसानों को जो किसान मेले या जो किसान गोष्ठियां हैं उनके जरिए इस बात पर एजुकेट किया जा रहा है कि आप अपने
जैसे गेहूं से आप दलिया बना सकते हैं या सिवई बना सकते हैं या जो भी धान से जो भी चावल से ये कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है? कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में क्या कर रहे हैं? नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे, मैंने आपको बताया कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 5 अलग अलग विषय के वैज्ञानिक हैं और सब अपने अपने विषय में व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं ताकि किसान अपना व्यवसाय शुरू कर सके अपने विषय में। मतलब जैसे मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि किसी गांव का कोई किसान, मैं वही बता रही हूँ आगे आपको कि देखिए जैसे हम लोग प्रशिक्षण देते हैं उनको कि गेहूं से कैसे वो दलिया है, सेवई है या नूडल्स है या मैदा है या आटा है, इसको कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, किसी मूल्य निर्धारण का काम कैसे करेंगे, और अगर उनके पास पैसा नहीं है कि वो एक मशीनरी खरीद सके तो मशीनरी खरीदने का इंतजाम कैसे होगा, वो छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का इंतजाम कैसा होगा, गवर्नमेंट की कैसे आप फायदा उठा पाएंगे, इन सब चीजों के बारे में उस ट्रेनिंग में उन लोगों को बताया जाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ आरवाई ट्रेनिंग होती है, जो कि जिसमें हम ये सारी चीजें उनको बताते हैं, जिसमें धान गेहूं का भी होता है, सब्जियों फलों के संरक्षण पर भी होता है, और ये हर तरह से मतलब किसानों को पूरा बताया जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं बताते, हम उन्हें कॉस्ट निकालना भी बताते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, आप उसका मूल्य निर्धारण कैसे करेंगे, आप मार्केट में कैसे बेचेंगे, अपना प्रॉफिट कैसे निर्धारित करेंगे, और ये सब करने से पहले आप कैसे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में पहला यही होता है कि व्यवसाय करेंगे तो हमें एक पूंजी चाहिए, उस पूंजी की व्यवस्था आपको सरकार के द्वारा कैसे मिलेगी ये भी हम उन्हें पूरा बताते हैं। ये तो बेसिकली यहाँ गोरखपुर में क्या कुछ किसानों ने इस दिशा में कुछ काम शुरू किया है क्या? हाँ, देखिए अभी हमारे यहाँ से एफपीओ, गवर्नमेंट एफपीओ पे बहुत इस समय जोर दे रही है और एफपीओ के जरिए बहुत सब्सिडी मिल रही है। एफपीओ के जरिए जो कहते हैं कि अभी दुकान मिल रही है जो बहुत कम सब्सिडी पे एफपीओ वालों को मिल गई है। इसके अलावा एफपीओ में 10 किसान मिल करके एक कंपनी का निर्माण करते हैं और वो कंपनी देश विदेश तक अपनी जो भी प्रोडक्ट है कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, अच्छी मात्रा में उगा ले रहे हैं तो विदेशों तक बहुत से एफपीओ वाले अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन फिलहाल गोरखपुर में अभी कुछ एफपीओ हैं जो थोड़ा बहुत काम अभी शुरू किए हैं, अभी उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी आगे धीरे धीरे काम बढ़ा रहे हैं। लेकिन महिला उद्यमियां बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, जो सखी हैं, समूह सखी हैं, वो लोग अपना काम कर रही हैं। वो मोटे अनाजों का आटा बना करके मार्केट में बेचने का काम कर रही हैं, हल्दी बना के बेचने का काम कर रही हैं, आगे मैदा हो गया है, मकई का आटा है, इसके अलावा बड़ी है जो हम लोग कहते हैं बथुआ की बड़ी बनती है, अचार है, जैम है, ये आंवले का सीजन आ गया तो आंवले का लड्डू है, मुरब्बा है, ये सब वो बना रही हैं। और मार्केट में अब धीरे धीरे स्टॉल, जैसे लगता है कि खादी ग्रामोद्योग का मेला लगा है तो हम लोग उनको बताते हैं कि यहाँ जाना है तो वो वहाँ तक जाती हैं। बाकी भी और भी कई संस्थाएं सरकार की हैं जो इन सब चीज़ों में बहुत सहयोग कर रही हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें आपको दिखाई भी देगा कि अभी हमारे गोरखपुर महोत्सव लगने वाला है, उसमें ग्रामीण आजीविका मिशन की पूरा बहुत बड़ा स्टॉल लगता है। उसमें गोरखपुर जिले की बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं और अपना स्टॉल लगाती हैं, जो ये बता रहा है कि महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, उद्यम करने में आगे आ रही हैं। कितने महिला समूह इस दिशा में कार्यरत होंगे आपके यहाँ? देखिए हमारे यहाँ से तो लगभग 150 महिला समूह ऐसे हैं जो काम शुरू कर दिए हैं छोटे लेवल पे। अच्छा, तो इसके लिए सरकार क्या इनकी लोनिंग भी कर रही है? हाँ, सरकार जैसे हर समूह में सरकार 1-1.5 लाख रुपया तो शुरू में ही देती है जी, कि वो अपना छोटा सा कुछ भी शुरू करने के लिए अपने समूह से पैसा लेके काम शुरू करे। उसके अलावा आजीविका मिशन से इनको और भी बहुत तरह की सहायताएं मिलती हैं। अभी ड्रोन के लिए ड्रोन दीदी का वो हुआ था कि महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई, ड्रोन उनको दिया गया कि आप ड्रोन ले जाइए, चलाइए कि कृषि यंत्र के रूप में। इसके अलावा भी लखपति दीदी के रूप में उनको और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर समूह की महिलाएं 5-5 दिन आकर के रहती हैं, प्राकृतिक खेती का पूरा प्रशिक्षण ले रही हैं और वो प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा दे रही हैं। तो सरकार की तो मंशा बहुत अच्छी है और सरकार का प्रयास भी बहुत हो रहा है, धरातल पे चीजें दिख भी रही हैं और परिवर्तन आ रहा है। ये जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं इसका कोई फीस भी होती है? नहीं, ये प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। अच्छा, निःशुल्क होता है। बल्कि सरकार उनके रहने, खाने पीने कि अभी सब कुछ सरकारी वहन करता है। जी, तो जैसे आपके कृषि विज्ञान केंद्र से किसी किसान को संपर्क करना हो तो कैसे वहां जाकर के कर सकता है, या आपका कोई फोन नंबर है जिसके जरिए वो आपसे संपर्क कर सकता है,
कैसे वो आपसे संपर्क देखिए करेगा? हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो होता है ज्यादातर तो हमारे केंद्र पर ही होता है, जी। क्योंकि वहाँ बैठने की सुविधा है। हमारे यहाँ किसान भवन बना हुआ है कि बाहरी किसान भी आकर के वहाँ रहते हैं, खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था है। बाकी अगर 1-2 दिन का प्रशिक्षण कहीं है कि महिलाएं नहीं आ पाती हैं और मेरे पास अगर कोई महिला आई है, वो जाके बताती है गाँव में कि मैडम ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए बोली है, वो सिखा सकती हैं, तो वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनके यहाँ भी जाके प्रशिक्षण दे देती हूँ। बस ये है कि हाँ 25-30 महिलाएं कम से कम इकट्ठा हो वहाँ जो सीखना चाहती हूँ। जी। हाँ तो मैं वहाँ मतलब अगर जो महिलाएं 25-30 की संख्या में हैं और आपके केंद्र से संपर्क करें, हाँ। तो आप उनको प्रशिक्षण के लिए जा सकते हाँ, हैं। मैं वहाँ जाके भी उनको प्रशिक्षण देती हूँ। जी जी जी। और आप कल बातचीत हो रही थी, दरअसल किसानों के पास सबसे बड़ी जो परंपरागत खेती है वो तो घाटे का सौदा है। उसमें कहीं से चूंकि खाद भी है, बीज भी है, फिर वो पानी भी है। तो आपका ये कहना सही है कि जो वो जब तक उसको अपने उत्पाद नहीं बनाएंगे, उसको व्यावसायिक रूप से अपने को थोड़ा सा डेवलप नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में उनकी पूछ नहीं होगी। देखिए सर, ये कि हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग कृषि में बहुत आगे हैं और बहुत सालों से हम कृषि हमारा मेन व्यवसाय रहा है कि हम कृषि प्रधान देश है हमारा देश। और उसके बावजूद आज भी उत्पादों के लिए हम बाहर पर निर्भर हैं। हम सबसे ज्यादा मतलब आंवला उगा रहे हैं हम, बाकी आम हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ से विदेशों में जाता है। आलू की खेती हम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या है कि जैम चाहिए तो हम किसान जैम यूज करते हैं जो एक विदेशी कंपनी है। हम बाकी प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे तो हम ज्यादातर विदेशी कंपनियों को ही यूज करते हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, या कोई भी चीज हो, मसाले हो, तेल हो, तो हम ज्यादातर विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। उत्पाद हमारी देशी कंपनियों के नहीं है। एक पतंजलि है, उसके अलावा बहुत थोड़े से कुछ और भी बिल्कुल, है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बहुत कम है। तो हमें उत्पाद बनाना पड़ेगा, तभी हम एक सशक्त बन पाएंगे। दूसरा ये आपने कल मोटे अनाजों की भी बात की थी, जो आप हमसे चर्चा कर रही थी कि मोटे अनाज जो जैसे है मक्का है, मड़ुआ है, ये बाजरा है, तो अब जो है आमतौर पे सरकार का भी जोर है कि मिलेट्स लोग अपने खेती में जो है उसका उत्पादन करें और वो मार्केट भी उसको अच्छा डिमांड। देखिए अब क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, हमारे यहाँ के जो बाकी भौगोलिक चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हैं। और प्लस हमारे यहाँ थोड़ी सी अज्ञानता होने के नाते भी जो खादों का प्रयोग है वो अंधाधुंध हो जाता है। जैसे कि पेपर उस पर लिखा है पैकेट पे कि इसको 1 लीटर पानी में 1 ml डालना है, मगर किसान उस 1 ml नहीं समझता है। वो अपने हिसाब से उसको लगता है थोड़ा बढ़ा के डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होगा, है ना। उसको ये नहीं पता है कि ये जहर का काम करेगा। फल सब्जियों पे जो कीटनाशकों का छिड़काव होता है कि कीट ना लगे, उस पर लिखा होता है कि ये छिड़काव करने के बाद कम से कम 15 दिन तुड़ाई नहीं करनी है, लेकिन वो छिड़काव करते हैं, दूसरे तीसरे दिन तुड़ाई करके मार्केट में भेज देते हैं और हम लोग जहर खा रहे हैं। तो इन सब का बहुत दुष्परिणाम धीरे धीरे निकल करके आ रहा है कि हम लोग बीमार हैं, ज्यादातर बच्चे बीमार हैं, उनके अंदर स्टेमिना नहीं है। तो अब धीरे धीरे हमें अपने पुराने कल्चर पर आना पड़ रहा है। सरकार इतनी अच्छी खेती होने के बावजूद भी कह रही है कि नहीं, अब आप प्राकृतिक खेती करिए, अब आप जैविक खेती करिए, कीटनाशक का प्रयोग बंद करिए। इसके लिए बहुत सी ट्रेनिंग कराई जा रही है और इसी के आगे में मोटे अनाजों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 2023 को पूरे हमारे मोदी जी के उस पर पूरे विश्व को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। और मोटे अनाज में मेन जैसे बाजरा है, मड़ुआ है, ये बाकी चीज़ें जो हैं, इनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें और बाकी के न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मड़ुआ है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है कि आप 100 ग्राम मड़ुआ लेंगे तो 344 mg कैल्शियम है उसमें, जो कि 1 गिलास दूध का लगभग 3 गुना हो जाता है। तो ये है कि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है और हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हर घर में ये मोटे अनाजों का प्रयोग बढ़े और मोटे अनाज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाए जाए, ताकि लोगों को, जैसे लेके आते हैं मोटे अनाज लोग, मड़ुआ लेके आ गए, बाजरा लेके आ गए, लेकिन समझ ही नहीं आता इसको बनाएंगे कैसे। तो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे कि बिस्किट इसका मिलना शुरू हो गया, इसकी नूडल्स आने शुरू हो गए, कुछ और इसकी चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो लोग इसको प्रयोग में धीरे धीरे ले आएंगे जो ज़्यादा हेल्दी हो। और आपका कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए कौन कौन से काम कर रहा है?
कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में कई सारे यूनिट है जिससे वो कैसे कृषि को और उन्नत से बन कर सकते हैं, ये उसमें स्पेशली दिखाया जाता है कि कैसे आप जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उससे थोड़ा आगे बढ़िए। जैसे IFS मॉडल है हमारे यहाँ। IFS मॉडल में क्या है कि सिर्फ खेती ना करके खेती के साथ साथ पशुपालन भी करिए, उसमें मछली पालन भी है, उसके साथ साथ फिर पूरा आप कुछ और उत्पाद को भी बना सकते हैं, किचन गार्डनिंग है, ये पूरा IFS मॉडल पे काम करिए। इंटरक्रॉपिंग करिए कि आप सब्जी लगा रहे हैं तो सब्जी के साथ फूलों की खेती कर दीजिए, 2 सब्जियों को एक साथ लगाइए। जैसे गन्ने के साथ हम लोग के यहाँ अभी इस समय फूल गोभी है, या गन्ने के साथ आलू की खेती है, इस तरह गन्ने के साथ चने की खेती है, इस तरह से इंटरक्रॉपिंग की गई है। और बाकी जैसे हमारे यहाँ गन्ने की बहुत अच्छी खेती होती है, गुड़ यूनिट है हमारे यहाँ। मधुमक्खी पालन आप खेती के साथ कर सकते हैं, इससे आपकी क्या कहते हैं उपज भी अच्छी होगी और साथ साथ आपकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो आप मोम भी बना सकेंगे, मधु बेच पाएंगे, उसमें बी पॉलन होता है जो काफ़ी महंगा बिकता है, उसको आप कर पाएंगे। मशरूम की खेती आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भूमि की ज़रूरत नहीं है, वो आप खेती कर रहे हैं, आप खेती में 24 घंटे नहीं लगे होते हैं, तो उसके साथ साथ आप मशरूम की खेती करिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा से हमारे लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास पे भी हमारे यहाँ काम हो रहा है कि लेमन ग्रास की खेती हो रही है, प्लस उसकी डिस्टिलेशन यूनिट है, तो उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं। तो आसपास के किसानों को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लेमन ग्रास की खेती करिए। हमारे किसान भाई जो बातचीत सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जो आज आप मैम बता रही हैं श्वेता सिंह जी, कि कैसे कैसे आप अपनी, चूँकि समय बहुत बदल चुका है और पूरी दुनिया कुछ नया कर रही है, तो आप अपने जो आपका गेहूं धान और जो भी आप बोते हैं, सब्जियां लगाते हैं, उसको कैसे आप लाभप्रद बना सकते हैं, इस तकनीक को आप कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कोई आपको शुल्क नहीं देना है, और हमारे वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं और वो आपको सिखाते हैं। दूसरा, अगर जो आप अपने गांव में 25-30 लोग इकट्ठा हैं और चाहते हैं कि हमको कोई ट्रेनिंग मिल सके, तो कृषि विज्ञान केंद्र जो बाबा गोरखनाथ के नाम पर है, ये पीपीगंज में, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से ये व्यवस्था हो जाएगी कि कोई न कोई वहाँ से कृषि विज्ञानी जाएगा और आपको 4-5 दिन की ट्रेनिंग दे देगा। तो ये सारी बातें हो गई। और आप किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहें? हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, सारे किसान भाइयों से, बहनों से, क्योंकि देखिए अब किसान भाई ही नहीं रहे, हमारी बहनें भी किसानी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और अब डिसीजन मेकिंग के रूप में भी वो आगे आ रही हैं, क्योंकि वो हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार उनको इतना सक्षम बना रही है कि सिर्फ वो लेबर की तरह काम ना करे, वो डिसीजन भी लें। कि ज़्यादातर होता है कि हमारे यहाँ किसान आते हैं तो हम लोग महिलाओं से कुछ पूछते तो बता नहीं पाती कि कौन सी वैरायटी लगी है या आगे आप कौन सी वैरायटी लगाएंगे, पिछली बार आपने क्या लगाया था, तो वो ये जवाब नहीं दे पाती हैं, उन्हें नहीं पता होता। लेकिन हम लोग अब जागरूक कर रहे हैं कि उनको ये भी पता हो, सारी वैरायटी की जो कमियां हैं या अच्छाइयाँ वो उनको पता हो। तो मेरी किसान भाइयों बहनों दोनों से ही सबसे पहला अनुरोध तो ये है कि जैविक खेती करिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खेती करने के पैटर्न को बदलें, क्योंकि हमारा हर चीज़ का पहला उद्देश्य होता है कि हम स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम सब्जियां जो भी उगाएं वो जैविक उगाएं। धान गेहूं जो भी आप जो भी खेती कर रहे हैं उसमें जैविक का प्रयोग करिए, रासायनिक का प्रयोग बहुत कम करिए या नहीं करिए लगभग, क्योंकि इसका जो हानिकारक प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर के रोगी जो इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये सब रासायनिक खादों का कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव है। और भी बहुत से बीमारियां हो रही है, इतना हार्ट अटैक आना, बच्चों के ब्रेन डैमेज कर जाना, ये सब का कहीं ना कहीं परिणाम रासायनिक खाद हैं। तो मेरी सबसे बड़ी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैविक की तरफ आगे बढ़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें, ताकि सब स्वस्थ हों, सब खुश हों। धन्यवाद। आपने मैम इतना समय निकाला और आपने आज जो जानकारी दी है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, क्योंकि अब भाई, आपने सही बात कहा कि हर क्षेत्र में आधी दुनिया की दखल है और महिलाओं, हर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्त प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो खेती में और उद्यम के काम में भी महिलाएं आगे हैं। और आज की जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि ये सार्थक बातचीत से उन लोगों को लाभ होगा। आप हमारे यहाँ आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।